अरे बोलना नहीं है, तो मैं ही बोलूंगा बस। ध्यान देंगे। आप सब थाना अधिकारी हैं? अरे गर्दन हिला दो, मेरे तो समझ में आ जाएगा। मानेंगे नहीं तो बनेंगे नहीं। मानेंगे नहीं तो बनेंगे नहीं। हम थाना अधिकारी हैं। यदि कोई हमसे हमारी सीट छीनता है तो उसे हमसे ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, बातों से सीट नहीं छोड़ेंगे। हम थाना अधिकारी हैं। यदि कोई हमसे हमारी सीट छीनता है तो उसे हमसे ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, बातों से सीट नहीं छोड़ेंगे। और इस बार मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कमर कस कराए। इसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होता है, इसके बावजूद भी चयन नहीं होता है, तो सीधा सा अर्थ निकलता है कि सामने वाले ने हमसे ज़्यादा मेहनत की थी, इसलिए वेतन भोगी है। हम फिर संस्था का सहयोग कर रहे हैं। अब तक संस्थाओं का ही तो सहयोग किया है। ठीक है। तो अब संस्थाओं का सहयोग तो हो गया बहुत, अब देश की सेवा करनी है। ठीक है, तो आप मान कर बैठेंगे, हम थाना अधिकारी हैं। यदि कोई हमसे हमारी सीट छीनता है तो उसे हमसे ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, बातों से सीट नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। चाहे 2 बार पढ़ना पड़े, चाहे 4 बार पढ़ना पड़े, लेकिन एक बार वैकेंसी तो आए। अभी सरकार कोई जल्दी नहीं है। ठीक है। और छात्रों को तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि सरकार एसडीएम बना रही थी अभी, जनवरी में ही बना देती, 27-28 जनवरी को। लेकिन छात्र कहते नहीं, हमें 6 महीने और आराम की आवश्यकता है, हम जुलाई में बन जाएंगे। तो आप सब थाना अधिकारी हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कोचिंग के बारे में बता देता हूँ। कोचिंग का मतलब होता है कि जितनी भी समस्याएं हैं सामने वाले के ऊपर लाद दो, कि साहब समाधान करके दो, पैसे दिए। कोचिंग का मतलब यही है कि जितनी भी समस्याएं हैं सामने वाले के ऊपर ला दो, कि साहब समाधान करके दो, पैसे दिए हैं। हम आपको जो कुछ भी पढ़ाते हैं, जो कुछ भी लिखाते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पुस्तक में पहले से ही लिखा हुआ है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते। अब उन पुस्तकों में क्या लिखा हुआ था, हमारे समझ में नहीं आया, तभी तो हम आए। और यहाँ आने के बावजूद भी यदि हमारी समस्याएं पहले के जैसी रह जाती हैं तो यहाँ आने का कोई औचित्य बचता है क्या? कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि बहुत छोटी सी भी बात यदि समझ में नहीं आती है तो पूछते हुए चलेंगे कि साहब नहीं आया समझ में, एक बार फिर बता दो। एक भी अधिकारी ये नहीं सोचेगा कि पड़ोसी क्या समझेगा, इतनी सी बात भी नहीं आती। जबकि वास्तविकता तो यह है कि पड़ोसी को भी नहीं आती, जिसकी वजह से हम पूछ नहीं पाते। बाद में पता चलता है इसकी हालत तो हमसे भी गई बीती है। आज आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका पड़ोसी है। अभी अभी पड़ोसी, अभी अभी शत्रु की शक्ल देखी। आज आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका पड़ोसी है। यदि आपसे एक प्रश्न ज्यादा सही करता है तो वेतनभोगी होता है। यदि हमने पड़ोसी के बारे में सोचा तो हम सोचते रह जाएंगे, पड़ोसी आगे निकल जाएगा। पड़ोसी ने हमारे बारे में सोचा, ये सोचता रह जाएगा, हम आगे निकल जाएंगे। आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एग्जाम हॉल एकमात्र ऐसी जगह है जहां हम अकेले होते हैं, सबकी भीड़ में भी अकेले। जो कुछ करना होता है वह खुद ही करना होता है। तो आप ये सोच कर बैठेंगे ये एक एग्जाम हॉल है, हम अकेले बैठे हुए हैं, और बिंदास तरीके से पूछते हुए चलेंगे कि साहब नहीं आया समझ में, एक बार फिर बता दो। ठीक है। सामान्य सा परिचय। जैसा मैं आपके लिए हूँ वैसा ही मेरा नाम है। आपके लिए नया हूँ, नया ही मेरा नाम है। नवीन। नवीन नैनीवाल। हिंदी और संस्कृत से एमए किया है, शिक्षा शास्त्री हूँ, पिछले 27 साल से अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। हिंदी, जिसके विषय में कहते हैं हिंदी ही तो है। कारण, एकमात्र विषय जिसे विद्यालय में कदम रखने से पहले भी हम जानते थे, बोलते हुए गए थे, इसलिए कहते हैं हिंदी ही तो है। लेकिन जैसे ही पेपर हाथ में आता है, अनायास ही मुंह से निकल पड़ता है हिंदी है, पढ़ना पड़ेगा। आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदी
बेइज्जती का पर्यायवाची भी हुआ करता है। हो गई हिंदी। आज तो हिंदी कराए, आपने बहुत अच्छे से सुना है। ठीक है, हिंदी की यदि हम बात करें तो आपके सिलेबस में 200 अंक लेकर बैठा है। बात करें तो सिलेक्शन लेकर बैठा है। सिलेक्शन का आधार यही होता है, और पिछली बार जिन्होंने यहां से अध्ययन किया, ठीक है, उनके लाइन लगी हुई है इतने अंकों की। खूब आए दबा के, बस दिमाग लगाना बंद किया, जितना बताया उतना तैयार किया। यहाँ गड़बड़ी ये इसीलिए होती है कि हम दिमाग लगाते हैं, दिमाग नहीं लगाना, जितना बताया जाए उतना तैयार करते हुए चलो, सब ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है, ये स्थिति तो तब थी जब आधा तो हमने पढ़ाया था, आधे में लॉकडाउन लग गया था, ऑनलाइन पढ़ाया था फिर हमने। क्लास बंद नहीं हुई बिल्कुल भी, क्लास रोजाना चली, चाहे लॉकडाउन, चाहे हम स्टूडियो में ही रहे, वहीं रहकर हमने अध्यापन कराया, चाहे हमने पास बनवाए आने जाने के, चाहे हमने कुछ भी किया, लेकिन क्लास एक भी दिन नहीं रुकी थी। क्लास एवरेल रूप से चलती रही थी, घर बैठकर आपने भी अध्ययन किया था मोबाइल में घुसकर। ठीक है, और सफल भी हो गए लगभग 50+% थानेदार। और यही स्थिति आरएस की है, और यही एसआई की यहाँ से है। ठीक है, तो जितना बताते हैं उतना तैयार करते हो चलो। हिंदी सिलेक्शन का आधार होता है, 28 बिंदु आपके सिलेबस में हैं, प्रश्नों की संख्या है 100। ठीक है, औसतन एक बिंदु से 4 प्रश्न। ठीक है, निश्चित नहीं है, किसी से एक भी आएगा, किसी से 8 भी आएंगे, आएगा हर एक बिंदु से। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रश्न नहीं है, एक बिंदु से चाहे एक ही प्रश्न आए, लेकिन आएगा जरूर। किसी से एक, किसी से दो, किसी से 5, किसी से 7, किसी से 8, किसी से 3, ये क्रम रहेगा, ऊपर नीचे हो सकते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, हिंदी की मैं आपको बता दूं, जितने भी बिंदु होंगे उनके टेस्ट भी होंगे। हर टॉपिक के बाद मैं आपके टेस्ट भी कराते हुए चलूंगा, और जब सिलेबस भी पूरा होगा तब पूरे टेस्ट भी होते रहेंगे, आपके परिणाम आपके सामने जारी होता रहेगा। कई तो ऐसे भी पेपर होंगे जिनमें आपको ऑप्शन ही नहीं दिए जाएंगे, लिख कर बताओ। जब लिखने वाला हम कर लेंगे, ऑप्शन बचेगा ही क्या? जब लिखने वाला कर लेंगे, ऑप्शन में बचेगा ही क्या आपके लिए? एक नई और किताब, मेरी एसआई की किताब आ चुकी है, पुराने छात्र जो हैं वो नोट सबसे ले सकते हैं। ठीक है, महेचा पब्लिकेशन से ही हमारी किताब हिंदी की सब इंस्पेक्टर के लिए अभी कल परसों ही आई है, एक सप्ताह हुआ है, तो वो आप ले सकते हैं। आप सबके प्रैक्टिस के लिए एक पुस्तक पर और काम चल रहा है। लगभग 25 साल में जो भी हिंदी के प्रश्न पूछे गए किसी भी कंपटीशन में, ठीक है, वे सब, परसों भी जो पेपर हुआ है उसके भी प्रश्न उसमें, जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ, वे भी प्रश्न उसमें डाले जा रहे हैं, उन पर काम चल रहा है, और वो लगभग 15 दिन में आपके पास वह भी आ जाएगी। ठीक है, तो जिस तरह से बताएं, व्याख्या सहित आ रही है वो, जिस तरह से बताएं, जैसे बताएं, तैयार करते हुए चलना, सब ठीक ठाक होता हुआ चला जाए। ज्यादा मत पढ़ना, मैं तो कहता हूँ कि मैं जितना बता दूं उतना ही पढ़ लेना बस। गड़बड़ी क्या है कि हम उसे भी नहीं पढ़ पाते, और पीछे 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 को छोड़ते हुए चले जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो हिंदी की यदि हम बात कर लेते हैं तो हमारी हिंदी शुरू होती है वर्ण से। ठीक है, ये बिंदु हिंदी व्याकरण की नींव होती है, और ये कहा जाता है कि जिसकी नींव जितनी अधिक गहरी होती है वह उतनी ही ऊंची अंक रूपी इमारत खड़ी कर लेता है। जिसकी नींव ढीली ढाली होती है, आगे की स्थिति आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये बिंदु हमारे सिलेबस में नहीं है। 28 जो बिंदु हैं उनमें ये नहीं है, फिर भी पढ़ना पड़ता है। कारण, आज हम जिस मकान में रह रहे हैं, नींव तो उसकी भी खोदी गई थी, तो जो सिलेबस हम तैयार करेंगे नींव तो उसकी भी खोदेंगे।
ठीक है। आज मैं आपकी संधि शुरू करता हूं और आपसे कहता हूं लिखो ह्रस्व स्वर अंतस्थ व्यंजन। आप एक दूसरे की कॉपी देखने लग जाएंगे कि लिखना क्या है। ठीक है। या कहेंगे सब 15-20 साल पहले पढ़े थे, भूल गए। मैं कहूंगा 3 दिन पहले ही पढ़ाए थे। इसलिए इनका मैं परिचय कराऊंगा, नींव खोदने का काम। और मैं उसी स्थान पर नींव खोदूंगा जहां मुझे दीवार खड़ी करनी है। ठीक है। बहुत सामान्य सा परिचय हम इनका करते हुए चलेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर सिलेबस करेंगे। ठीक है। तो हिंदी व्याकरण का पहला बिंदु होता है वर्ण। सबसे पहला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या सब इंस्पेक्टर 2011 में पूछा गया था और ये पहला पेपर था ऑब्जेक्टिव सब इंस्पेक्टर का। इससे पहले 2007 में पेपर हुआ था और वह लिखित पेपर था। जैसे आरएस मेंस होता है वैसे ही 2007 वाला पेपर हुआ था और 2011 वाला पहला ऑब्जेक्टिव पेपर है सब इंस्पेक्टर का, जिसमें हिंदी के प्रश्नों की संख्या 150 थी। ठीक है। जिसमें वर्ण भी सिलेबस में थे। 2011 के बाद वर्ण को सिलेबस से हटा दिया गया और प्रश्नों की संख्या 100 कर दी गई। प्रश्नों की संख्या 100 कर दी गई। तो 2011 में वर्ण सिलेबस में थे, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया था, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। पिछले 20 साल में, 25 साल में जो भी हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं उन सब की चर्चा आपके साथ करता हुआ चलूंगा कि ये प्रश्न इस कंपटीशन में आया था। आपकी भी गर्दन हिलेगी कि हाँ साहब ये पेपर हमने भी दिया था, ये उदाहरण हमें भी एग्जाम हॉल में मिला था। जब 20-25 साल के प्रश्न हर टॉपिक के हिसाब से हमारे सामने आ जाएंगे तो हिंदी में बचेगा ही क्या? ठीक है। और यही प्रश्न बार बार घूम फिर कर हमारे सामने आते रहते हैं। तो हमारा एक प्रश्न तैयार हुआ कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है। इस वर्णमाला के अलावा एक नाम और सुना था हमने और वह नाम है हिंदी बाल पोथी। हिंदी बाल पोथी जो छोटी क्लास में छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती है और उस हिंदी बाल पोथी में वर्णों की संख्या 49 होती है, 49। दो अलग अलग प्रश्न है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या और बाल पोथी। इन दो के अलावा एक नाम और सुना था हमने और वह नाम है देवनागरी हिंदी लिपि। और उस देवनागरी हिंदी लिपि में वर्णों की संख्या 52 होती है। 3 अलग अलग प्रश्न है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या, बालपोथी और देवनागरी हिंदी लिपि 52। ठीक है। प्रश्न अधिकांशतः यह पूछा जाता है देवनागरी हिंदी लिपि में वर्णों की संख्या और ऑप्शन ये 4 होते हैं। और ये जो 4 ऑप्शन होते हैं हमारे उत्तर के बहुत करीब होते हैं, तभी हम कंफ्यूज होते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 26 इसलिए कि अंग्रेजी में वर्णों की संख्या, या अंग्रेजी में 26 है, हिंदी में भी इतनी होगी, ये भी हम सोचते हैं। 44 इसलिए कि हिंदी में स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर 44 होते हैं। 49 पर आते आते हमारी सुई अटक जाती है। प्रश्न था देवनागरी हिंदी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी होती है, नहीं पता। हम क्या करते हैं, गिनने बैठ जाते हैं, ए अनार आ आम ईम ली क्षेत्र गए, और इनको जब हम गिनते हैं तो 48 ही गिन पाते हैं। आप भी गिनेंगे तो 48 आएंगे। कारण री ऋषि एकमात्र ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण हम जल्दी से नहीं कर पाते। हम बोलते हैं ए आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, जबकि वास्तविकता ए आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। इसे भूल जाते हैं और 48 गिन पाते हैं। और जब हम 48 गिन चुके होते हैं तब हमारे मन में विचार आता है कि एक जल्दी में कहीं छूट गया होगा और उत्तर लिखते हैं 49। 49 लिखते ही 2000 से
नीचे। क्या कहा समझ में आया? आपने पेपर दिया और उस पेपर में आपने इतने प्रतिशत अंक अर्जित किए, तो क्या आप राजस्थान के एकमात्र छात्र हैं जो इतने अंक रखते हैं? और किसी के नहीं होंगे? कम से कम 2000 के होंगे। यदि एक प्रश्न और सही हो जाता तो 2000 से ऊपर पहुंच जाते। यदि एक प्रश्न और गलत हो जाता तो 2000 से नीचे नहीं, 4000 से नीचे नहीं। यदि एक प्रश्न और गलत हो जाता तो अभी हमें नौकरी की आवश्यकता नहीं है, पहले इनको दे दो, हम अगली बार फिर तैयारी करें। क्योंकि 2000 तो पद भी नहीं आते हैं। आते हैं क्या? आते हैं क्या? हर एक प्रश्न आपको 2000 से ऊपर करता है तो 2000 से नीचे भी करता है। दूसरे शब्दों में इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि हर एक प्रश्न नौकरी देता है तो अगला प्रश्न नौकरी छीन भी लेता है। एक ही प्रश्न पर नौकरी होती है। 2 4 5 नंबर से तो दुनिया रहती है कि वो 2 नंबर से रह गया, वे 4 नंबर से रह गया, ऐसे तो कितने। चाहे आप 1 नंबर से रहते हैं, चाहे आप 50 नंबर से रहते हैं, बाहर का मतलब 1 नंबर से रहे या 50 से रहे, बाहर का मतलब फिर बाहर ही होता है। जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था तब मैं फेल होने का मतलब क्या निकालता था कि ये 10वीं में पढ़ रहा है, अब ये फेल हो जाएगा। क्योंकि हमारे समय में 10वीं पास नहीं होती थी, बहुत बड़ी महाभारत हुआ करती थी। क्योंकि 9th और 10th दोनों का सिलेबस मिलकर एक साथ आता था और 15 से 17% परिणाम रहता था पास होने का। बस गांव में कोई भूला भटका पास होता था और हल्ला हो जाता कि इस बार दीनदयाल का छोरा पास हो गया। ये स्थिति हुआ करती पास, क्योंकि बहुत सिलेबस ऐसा होता था। वास्तव में हम जो पेन 92 में मैंने 10th किया था, 92 में मैंने 10th किया, आधे से ज्यादा छात्र अस्तित्व में ही नहीं थे। ठीक है, इंक वाला पेन था। ये पेन जो आज है ये तो बोर्ड के पेपर में जगह ही नहीं थी दूर दूर तक, इंक वाला। और यदि आप इंक परिवर्तित कर रहे हैं तो मोहर लगवानी पड़ती थी विद्यालय की, साइन करवाने पड़ते थे, तब कहीं कॉपी चेक होती थी, नहीं तो कॉपी रोक ली जाती थी। तो पास होने के लाले पड़ते थे। तो मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था। फेल होने का मतलब क्या निकालता था कि ये 10वीं में पढ़ रहा है, ये फेल हो जाएगा, अभी हमसे नीचे आ जाएगा। ये पहली दूसरी तीसरी पढ़ेगा, हम चौथी में पहुंच जाएंगे। अब तीसरी क्लास का वाला कितना ही समझता है। बाद में पता लगा ऐसा नहीं है, यदि ये 10वीं में फेल हुआ है तो इसको 10वीं ही दोबारा पढ़नी पड़ेगी। आज क्या सोचता हूं कि मैंने जो तीसरी क्लास में सोचा था वही सही था। आपने पेपर पास किया, आपने फिजिकल पास किया, इंटरव्यू में रह गए, तो दोबारा से ही पेपर पास करना पड़ेगा। ये नहीं साहब पेपर हमारा पहले वो पास हो चुका है, फिजिकल हमारा पहले हो चुका है, अब तो हर बार इंटरव्यू लेते चलो क्योंकि हम इंटरव्यू में तो फेल हैं, बाकी के तो दोनों पास हैं। ऐसा है क्या? नहीं है। तो फिर हमको दोबारा से सब कुछ शुरू करना पड़ता है। ठीक है, और सरकार तो ये नौबत ला देती है कि साहब उम्र ही गायब, इतने इतने दिन में तो वैकेंसी आती है, आती है नहीं, तो उम्र ही गायब हो जाया करती है। ये स्थिति भी हमारे सामने आती है। तो चाहे आप 1 नंबर से रहे, 50 नंबर से रहे, बाहर का मतलब फिर बाहर ही होता है। 52 इसलिए कि देवनागरी हिंदी लिपि या फिर संस्कृत में वर्णों की संख्या 52 होती है। पूरे 52 वर्ण गिनेंगे पढ़ेंगे तो बाद में। तो 3 प्रश्न तैयार हुए। वर्णमाला में वर्णों की संख्या, बालपोथी और देवनागरी हिंदी लिपि किसे कहते हैं? वर्ण। हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें वर्ण कहलाते हैं। जब हम किसी की परिभाषा देते हैं तो परिभाषा के अंतर्गत आए हुए सभी शब्द हमारे समझ में आते हैं, तभी परिभाषा समझ में आती है। यदि परिभाषा के अंतर्गत आया हुआ कोई एक शब्द हमारे समझ में नहीं आया, इसका मतलब परिभाषा समझ में नहीं आई। और परिभाषा में एक शब्द आया ध्वनि। हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। चेतन, तो ध्वनि किसे कहते हैं? आवाज।
समानार्थी या पर्यायवाची हो सकता है। यदि हम ध्वनि को परिभाषित करें तो मनुष्य के अंदर उत्पन्न भाव या विचारों को व्यक्त करने का माध्यम ध्वनि, यानी मेरे मन में क्या भाव और विचार चल रहे हैं, यदि इन्हें मैं व्यक्त करना चाहूं तो मुझे ध्वनि को माध्यम बनाना ही पड़ेगा। ऐसा तो कुछ नहीं है साहब। हम टीवी में समाचार सुनते हैं जो सिर्फ बहरे और गूंगों के लिए आते हैं। सब समझ में आते हैं कब तक, जब तक आवाज खुली हुई है। आवाज बिल्कुल बंद कर देना, शून्य पर ले आना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगला प्रश्न हमारे मन में आता है कि सर मनुष्य के अंदर उत्पन्न भाव या विचारों को व्यक्त करने का माध्यम यदि ध्वनि है तो भाषा क्या है? तो भाषा क्या है? मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये ध्वनि है। मैंने जो कुछ बोला सब कुछ लिख दिया, भाषा है। मौखिक रूप ध्वनि, लिखित रूप भाषा। आपने पढ़ा था कि व्यक्ति अपने भाव या विचारों को दूसरों के समक्ष दो तरीके से पहुंचाता है, मौखिक रूप से या लिखित रूप से। मौखिक रूप से या लिखित रूप से। तो मौखिक रूप क्या है? ध्वनि। लिखित रूप क्या है? हमने एक शब्द और पढ़ा था, क्या अंतर दोनों में? समानार्थी हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन कुछ तो अंतर है, तभी दो शब्दों की आवश्यकता पड़ी, अन्यथा एक से ही काम चल जाता। सिलेबस में हमारे शब्द युग्म के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, एक जैसे प्रतीत होने वाले शब्दों में भी अंतर होता है। ठीक है। आमंत्रण, निमंत्रण, क्या अंतर दोनों? दौड़ चल रहा है आजकल आमंत्रण निमंत्रण का, चला है कि ना, शादियों को हुए। और इन दिनों में भी यदि आप घर बनाकर खा रहे हैं, आपको निमंत्रण नहीं आ रहा है, तो आपको व्यवहार सुधारने की आवश्यकता है ना। तो इन दिनों में मतलब शादियों का दौर चल रहा है, हर दूसरे दिन शादियां आ रही हैं। ठीक है। आमंत्रण, निमंत्रण, क्या अंतर दोनों में? कौन बताएगा? पहले हाथ खड़ा करो, मेरे को पता ही नहीं चलता देखना किधर है, आवाज कहाँ से आई, है ना। बैठे बैठे बोल रहे, और किसी का हाथ ही नहीं था, बोल रहे। जो पहले से फिक्स नहीं होता, मतलब जैसे 26 जनवरी थी, तुरंत गए राष्ट्रपति आजा भाई तू, ऐसे पहले से फिक्स थोड़ी था। बैठ बैठ। दो स्थितियां हैं, एक बताना, एक समझाना, है ना। तो समझाना नहीं है, सिर्फ बताना है। हम क्या गड़बड़ी करते हैं? समझाते हैं। समझाना कुछ नहीं है, सिर्फ बताना होता है। ठीक है। और कौन बता रहा था? बैठे बैठे बोल। और कोई? बैठे बैठे बोल दे। तुरंत के लिए। और निमंत्रण मतलब कोई शादी ब्याह होती है तो उसमें हम किसी को जाके देखें भी उस दिन निमंत्रण है तो आप आना है। अब हम क्या बता रहे हैं बेबी कि इनमें क्या होता है, हम ये बता रहे हैं। मैंने पूछा ये खुद क्या होते हैं, दोनों में अंतर है। हम क्या बता रहे हैं कि इनमें क्या होता है, जबकि बताना क्या है कि ये खुद क्या है। ठीक है। ध्यान दो, आ गया मेरे समझ में। और जो समझ में आया वो अब मैं आपको समझा देता हूं। यदि कोई कार्यक्रम भविष्य में होने वाला है, उसमें हम किसी को बुलाते हैं तो निमंत्रण होता है। कोई भी कार्यक्रम भविष्य में होने वाला है, घर में शादी है, भाई की शादी है, बहन की शादी है, घर घर जाकर निमंत्रण देते हैं, तब की शादी है, जरूर पधारना। या शादी होने के बाद जाते हैं,
तो कोई भी कार्यक्रम भविष्य में होने वाला है उसमें हम किसी को बुला रहे हैं तो निमंत्रण होता है, जिसमें भोजन आदि की भी व्यवस्था हुआ करती है। और यदि कोई कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है उसमें हम किसी को बुलाते हैं तो आमंत्रण होता है। जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, मैं अध्यक्ष महोदय को 2 शब्द कहने के लिए यहाँ निमंत्रित नहीं करेंगे आप, निमंत्रित तो पहले कर चुके आप, अब तो आमंत्रित करना है। ठीक है, बर्थ निमंत्रण तो पहले हो चुका, जिसमें आप बुलावा देकर आए थे आ जाओ। अब वर्तमान में तो जो कर रहे हो, हमारे पहले 2011 तक सिलेबस में एक बिंदु होता था कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र में भी निविदा, क्या होते थे, निविदा। रोजाना अखबार में कम से कम एक निविदा तो आती है। आज का भी अखबार उठाकर देखेंगे तो एक निविदा तो मिल ही जाएगी। और यदि आप मार्च में पेपर उठाकर देखेंगे तो पूरा पृष्ठ निविदा से भरा हुआ मिलेगा, क्योंकि हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक चलता है। इसलिए जितनी भी निविदाएं टेंडर पारित होने होते हैं सब मार्च में हो चुके होते हैं। ठीक है, इसलिए एक निविदा तो रोजाना अखबार में देखने को ही मिलती है। और उसमें एक पंक्ति लिखी हुई होती है, मोहर बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, निमंत्रित नहीं, आमंत्रित, क्योंकि वे वर्तमान में चल रही होती हैं। आओ, फॉर्म खरीदो और भरकर जमा कराओ। तो वर्तमान में, इसलिए क्या है, आमंत्रित की जाती है। हमारे यहाँ शादियां होती हैं तो निमंत्रण पत्र होता है, हमारे यहाँ सप्ताह होती है, रामायण पाठ होगा, 7 दिन तक चल रहा है लगातार, उनका कार्ड देखना आमंत्रण पत्र होता है कि 7 दिन चल रहा है, कभी भी आ जाओ। ये नहीं कि आपको सब पहले ही आना पड़ेगा, दूसरे दिन तो आपकी एंट्री नहीं होगी, आप कल क्यों नहीं आए, ऐसा है क्या, नहीं, लगातार। ठीक है, तो कोई कार्यक्रम भविष्य में होने वाला है उसमें किसी को बुलाया, निमंत्रण। वर्तमान में चल रहा है उसमें किसी को बुलाया, आमंत्रण। आरंभ, मधुर संगीत बंद करो बिल्कुल, क्योंकि कर्कश ध्वनि सुनने की आदत पड़ चुकी है। श्रीमती कभी मीठा नहीं बोलते, महीने में एक ही दिन बोलती है बस, जब सैलरी आनी होती है ना। उसकी मुझे यहाँ याद दिलाओगे, कुछ गलत लिखा जाऊं, इसलिए बंद कर दो बिल्कुल भी, ये तो आना ही नहीं चाहिए। मोबाइल चल ही क्यों रहा है, मेरे यही समझ में नहीं आया। आप मोबाइल चलाएंगे तो फिर आप थाने तक नहीं पहुंच पाएंगे, याद रखना, इसलिए मोबाइल तक बंद कर दो। एक ही बार में वैकेंसी लगनी है, एक ही नियम अपना लेना, लग जाएगी, 100% गारंटी है। 24 घंटे में 24 मिनट ही मोबाइल चलेगा, एक की वैकेंसी में बेड़ा पार हो जाएगा, 100% गारंटी है। आपके पास इतना समय होगा कि काटे नहीं कटेगा। और जब आप मोबाइल के साथ हैं तो आपको समय ही नहीं मिलता, पढ़ने को ही समय नहीं मिलता। लेकिन जब आप ये नियम, इस 24 मिनट में आपके जितने भी प्रियजन हैं उनसे आप कुशल क्षेम पूछो और अपनी दे दो, मम्मी है, पापा है, भाई बहन, बीबी, बच्चे, जो भी है, उन सबको आप 24 मिनट में, कि आज 24 पूरा दिन कुशल बीत गया है, अगले दिन इसी समय फिर दोबारा से बात कर लूंगा, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे थानेदार ही बनना है, पहले बन जाऊं फिर रात दिन बात करूंगा। ठीक है, तो अभी तो फिर एक ही बार में काम हो जाएगा। लेकिन हमें 24 घंटे कम पड़ते हैं, वहां गड़बड़ है बस। मैं एक ही बात पूछता हूँ, बैच जैसे शुरू होता है तो मैं पूछता हूँ कि क्यों आए हो, और सबका एक ही जवाब होता है, सर पढ़ने आए। फिर मैं पूछता हूँ कि आपको पढ़ना नहीं आता, कि आता है, फिर क्यों आए हो। हमें एक ऐसा काम करना है जो हमको पहले से आता है और पैसे भी दे रहे हैं। अब बताओ हमसे बड़ा मूर्ख कौन है। हम एक ऐसा काम करने आए जो हमको पहले से आता है और उसके लिए पैसे भी दे रहे हैं, तरीके गलत हैं बस, वे बदलने हैं। अपनी मर्जी से पढ़ रहे थे अब तक, इसलिए संस्थाओं का सहयोग कर रहे थे। एक बार इनकी मर्जी से पढ़ जाना, बेड़ा पार हो जाएगा, दोबारा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वर्दी के साथ थाने में पाए जाओगे। सिर्फ जैसे जैसे बताते चले वैसा वैसा कर लेना। लेकिन हम क्या करते हैं,
अपनी दिनचर्या में परिवर्तन नहीं होगा। सरकार को योग्य कर्मठ जुझारू थानेदार चाहिए तो ढूंढ कर लाएगी, हमें कहीं से भी लाए, नहीं तो खुद का नुकसान करेगी सरकार, है ना। अब अजय लाल भी तो योग्य था, पीछे से उठा लिया सरकार, आजा, अब उससे कम है क्या हम? नहीं है, तो ध्यान दो दोबारा बोर्ड पर आ जाओ। ठीक है। आरंभ प्रारंभ, क्या अंतर दोनों में? आरंभ आरंभ होता है, प्रारंभ प्रारंभ होता है, क्या अंतर दोनों में? कौन बताएगा? एक दो, बैठे बैठे बोल। और कोई? उदाहरण हो तो समझाओ मत, सिर्फ बताओ। ध्यान दो, क्योंकि समझाने वाली स्थिति गलत है ना। मैं समझदार तो हूँ, एक ही गलती की बस जिंदगी में, शादी कर ली, बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक था। मान गया, आ गया समझ में आपका भी मेरे। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ, अभी आपने बताया ये लगभग सबका सही था। किसी कार्य को पहली बार शुरू करना आरंभ होता है, और उस कार्य को सतत रूप से आगे बढ़ाते रहना प्रारंभ होता है। 1 जुलाई 1997 पहली बार मैंने चौक उठाई थी पढ़ाने के लिए, वह मेरे पढ़ाने का आरंभ था। आज मैं आपका बैच प्रारंभ कर रहा हूँ। शुरुआत वह भी थी, शुरुआत ये भी है, बस इतना सा अंतर और कुछ नहीं। ऐसे ही दो शब्द लिखे बोर्ड पर, अक्षर वर्ण। अक्षर ए आ ई ई के चे टे ते पे है, मैंने बोले, आपने सुने, सभी अक्षर हैं। यदि इनको मैंने लिख दिया तो सभी वर्ण हैं। अक्षर और वर्ण में वही अंतर है जो ध्वनि और भाषा में हुआ करता है। ठीक है, अक्षर बोले जाते हैं, ध्वनि बोली जाती है, वर्ण लिखे जाते हैं, भाषा लिखी जाती है। हम जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं, कभी नष्ट नहीं होता, ब्रह्मांड में घूमता रहता है। आज से 8-10 साल पहले समाचार बहुत सुर्खियों में थे कि रामायण और महाभारत की ध्वनियां पहचानी जा रही हैं, ये ब्रह्मांड में टकरा रही हैं। ठीक है, तो हम जो कुछ बोलते हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होता, इसलिए इनका नाम होता है अक्षर, जो कभी क्षय नहीं होते, जो कभी नष्ट नहीं होते। ठीक है, और इनको हमने लिख दिया तो वर्ण कहलाए। ठीक है, आज हमारा काम क्या है? पहले 52 वर्ण गिन लें कौन कौन से, बाद में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था स्वर, कितने? जो कि ऐसे और औ तक हुआ करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था व्यंजन, कितने? 33, जो कि कैसे और है तक हुआ करते हैं, दोनों मिलकर 44 होते हैं, जो कि वर्णमाला के वर्ण हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या वो यही 44 होती है, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था संयुक्त वर्ण, कितने? इसके बाद हमने पढ़ा था अयोगवाह वर्ण, कितने? 2, सब मिलकर, जो कि बाल पोथी के वर्ण है। अभी मैंने आपको बताया हिंदी बाल पोथी में वर्णों की संख्या वो यही 49 होती है। अब हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि सर हमारे द्वारा ये सब पढ़े जाते हैं, हम इन सबको पढ़ते हैं, फिर वर्णमाला में यही क्यों, ये क्यों नहीं? हमारे द्वारा जब सब पढ़े जाते हैं तो वर्णमाला में इन दो को ही क्यों रखा गया, इन दो को क्यों नहीं रखा? ये एक प्रश्न हमारे मन में आता है।
तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं संयुक्त वर्ण की। संयुक्त, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कुछ मिलकर बना है। परिभाषा कहती है दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। और ये परिभाषा पूछी गई थी 11 अक्टूबर 2013 को, थर्ड ग्रेड अध्यापक का पेपर हुआ था और वहां परिभाषा संयुक्त वर्ण की पूछी गई थी। और प्रश्न में जिन शब्दों का प्रयोग किया बोलकर बता रहा हूं, ध्यान देना। प्रश्न में लिखा हुआ था व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होने पर बनने वाले वर्ण कहलाते हैं। मैंने सीधी परिभाषा बताई है कि दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। वहां लिखा था व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होने पर बनने वाले वर्ण संयुक्त वर्ण। अब ये किनके योग से मिलकर बने हैं? प्रश्न तो ऐसे भी पूछे जाते हैं। प्रश्न तो ऐसे भी पूछे जाते हैं कि किनके योग से मिलकर बने हैं। और पटवार भर्ती 2011 में तीनों पूछे गए थे। 2011 में पटवारी का पेपर अलग अलग जिले में अलग अलग था, इसलिए तीनों पूछे गए। एक ही पेपर में तीनों संभव नहीं थे, इसलिए तीनों पूछे गए थे किनके योग से मिलकर बने हैं। और आज प्रश्न इतना सरल भी नहीं आता कि कोई भी उत्तर पर पहुंच जाए। आज प्रश्न पूछा जाता है वृक्ष, संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। जब कोई बड़ा शब्द हमारे सामने आता है आसानी से टुकड़े कर देते हैं। छोटा शब्द जब सामने आता है जगह नहीं मिलती कहां से तोड़े। बड़ी सी वस्तु हमारे पास है, हथौड़ा मारते हैं कहीं ना कहीं से टूटेगी। छोटी सी वस्तु हमारे पास है, हथौड़ा मारते हैं जमीन में धस जाती है पर टूटती नहीं है। उनमें से एक ये भी है। ठीक है, ये किनके योग से मिलकर बने मैं आपको लिखाता हूं, आप याद करते हैं और एग्जाम आते थे भूल जाते हैं, क्योंकि भूलना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कुछ आए या नहीं आए, भूलना हमको बहुत अच्छे से आता है। आप में एक भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो ये कहता सर मैं तो कुछ भूलता ही नहीं। यदि ऐसा होता एक बार पढ़ते सब कुछ याद है, यहाँ आने की आवश्यकता रहती क्या? तो मैं कह सकता हूं कि भूलना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जबकि वास्तविकता तो यह है कि कोई कुछ भूलता ही नहीं। अरे याद कब था जो भूल गए? यहीं से याद किया चला गया फिर वापस आएगा। ये तो सृष्टि का क्रम है, आना और जाना लगा ही रहता है। तो सबसे पहले मैं इसकी चर्चा करता हूं कि इनके योग से मिलकर बना है। एक छोटा सा उदाहरण, मैंने बोर्ड पर एक शब्द लिखा, यदि इसे हम अंग्रेजी में लिखे तो मैंने एक ही शब्द को हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिख दिया। हिंदी में भी लिखा है और अंग्रेजी में भी लिखा है। ध्यान देना, ये जो लय है इसके लिए दो वर्ण है, बोर्ड पर है ना। ये जो ऊपर लय लिखा हुआ है इसके लिए दो वर्ण है या नहीं है? लास्ट में लिखा मण, इसके लिए तीन वर्ण है। ऊपर क्या बचा, नीचे क्या बचा? ठीक है, यानी इसके लिए तीन वर्ण है, इसके लिए तीन वर्ण है। अब मैं इन तीन वर्णों की चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? के। सबसे पहले हमारे पास के। अब आप बताओ कि के हम किसके स्थान पर लिखते हैं? के स्थान पर। एस एच हम किसके स्थान पर लिखते हैं? श के स्थान पर। इन दोनों के योग से मिलकर बना है। और जब आपको पता है इन दोनों के योग से मिलकर बना है
तो आप आसानी से इसके टुकड़े कर सकते हैं। एक ही प्रश्न में दो बातें पूछी हैं, संयुक्त वर्ण भी पूछा और संधि भी पूछी। सीधे सीधे प्रश्न किन के योग से मिलकर बने उस समय पूछे जाते थे जब भर्ती होती थी, आज छटनी होती है। दोनों में अंतर है। हमारे पिताजी या बाबा साहब के समय की बात करें, कोई भी पढ़ा लिखा मिलता था पकड़ कर ले जाते थे कि नौकरी करो, और वे कहते थे कि हम नौकरी करेंगे, तू ही कर ले हमारे आगे। उस समय स्थिति ये थी। आज नौकरी के लाले पड़े हुए हैं, इसलिए हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाते। मन में एक छोटी सी शंका है, पहले वह दूर कर देता हूं। सर इसके लिए भी SH लिखते हैं, फिर आपने यही क्यों लिया, ये क्यों नहीं? SH इसके लिए भी तो, इसके लिए भी तो यही है, फिर यही क्यों उठाया? तो इतनी सी बात तो आप याद भी रख सकते हैं कि षटकोण वाला क्षय था, ये नहीं रख सकते या नहीं? अरे रख सकते या नहीं? नहीं तो दोबारा ध्यान दो। आज मोबाइल का युग है, सबके पास है। कई इमारती तो ऐसे हैं जिनके पास कई कई है। वे तो भगवान भला करे उन कंपनियों का जिन्होंने एक ही मोबाइल में कई सिम डाल दी। पहले अलग अलग सिम के लिए अलग अलग मोबाइल होता था सबके पास, मेरे पास भी। मेरा एक मित्र है जिसका नाम लक्ष्मण है, इसके कॉन्टेक्ट नंबर मुझे अपने मोबाइल में फीड करने हैं, ठीक है? और मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मैं तो हिंदी में ही नाम लिखूंगा। हिंदी में भी नाम लिखते या नहीं? तो ले तो मैं आसानी से लिख लेता हूं, लेकिन क्षत्रिय और क्षय के लिए मेरे मोबाइल में कोई बटन नहीं है, किसी में नहीं है। इसे लिखने के लिए मुझे पहले क लिखना पड़ेगा, इसे आधा करना पड़ेगा, और जैसे ही षटकोण वाले क्षय का बटन दबाता हूं, स्क्रीन पर स्वतः ही आकृति आ जाती है। इस क्षय का बटन दबाएंगे तो नहीं आएगी, षटकोण वाले क्षय का बटन दबाएंगे तभी स्क्रीन पर यह आकृति आएगी। घर जाकर अपना अपना मोबाइल चेक कर लेना। हिंदी जिसके विषय में कहते हैं प्रैक्टिकल नहीं होते, आज मौका मिल रहा है कर कर देखना, नहीं होगा तो अगली क्लास में फिर बताओ। रटने की जरूरत नहीं है, तुरंत याद आता है। कोचिंग में लक्ष्मण बताया था और ये वर्ण बचे थे। त्रय त्रिशूल जैसा उच्चारित करते हैं उनके योग से मिलकर ही बनाए। त्रय, तय और त्रय। क्या ज्ञानी परेशान करता है। इससे संबंधित एक प्रश्न था फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर 2005 में। ये दोनों 2005 फर्स्ट ग्रेड में पूछे जा चुके हैं। यज्ञ संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। यज्ञ बातों से टूटते हैं क्या? बड़े बड़े राक्षस मर गए, उनसे नहीं टूटा, हमसे कैसे टूटेगा? लेकिन जिनको पता था कि जय और अंगे इनके योग से मिलकर बना है, वे तो आसानी से टुकड़े कर देते हैं। बाकी के एग्जाम हॉल की पट्टी गिनने लग जाते हैं। इतने पट्टी, इतने पंखे, इतनी खिड़की, खिड़की का एक शीशा टूटा हुआ था। एग्जाम हॉल का नक्शा 1 महीने तक दिमाग में घूमता है। कब? जब पेपर कठिन होता है। पेपर सरल है तो करने से फुर्सत नहीं है, और पेपर जब कठिन होता है तब हम सोचते हैं कि सरकार ने प्रिंसिपल को जो पैसे दिए उसने पूरे लगाए या नहीं। एक बार पंखे तो गिन ले, तब ये काम कौन करता है? हम करते हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? हमारे द्वारा ये सब पढ़े जाते हैं, फिर वर्णमाला में यही क्यों, ये क्यों नहीं, इसी के लिए हम आगे बढ़े थे। इन 6 के योग से इन 3 का निर्माण हुआ। इन 6 के योग से इन 3 का निर्माण हुआ। ठीक है, तो क्या ये सभी वर्ण इनके अंतर्गत नहीं आते? इन 6 के योग से इन 3 का निर्माण हुआ, तो क्या ये सभी वर्ण कैसे है के मध्य में नहीं आते हैं? आते हैं। इसका मतलब इन्हें तो हम ऊपर गिन चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं गिने गए।
इन्हें हम ऊपर इनमें गिन चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं गिने गए। अयोग वहा, अयोग, एक का अर्थ होता है अभाव, रहित। अयोग, जिनका योग न होने पर भी वहा साथ साथ बहते रहते हैं, यानी वे वर्ण जिनका योग न होने पर भी साथ साथ चलते हैं, जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, अयोग व वर्ण कहलाते हैं, और दो होते हैं। न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, अयोग वह वर्ण कहलाते हैं। न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, अयोग वह वर्ण है। ठीक है, अब स्वर और व्यंजन है ही नहीं, तो क्या इनमें गिने जाएंगे? इस प्रकार वर्णमाला वर्णों की संख्या 44 और बालपोथी में 49 होती है। ठीक है, गिनने कितने हैं? बचे कितने? बचे कितने? एक इनकी अगली सीढ़ी होती है और वह होता है श्रेय, वह होता है श्रेय। किनके योग से मिलकर बना? से और रे, से और रे। संयुक्त वर्णों की संख्या 4 होती है। संयुक्त वर्णों की संख्या 4 होती है। यहाँ हमने 3 इसलिए लिखा क्योंकि हम पहले बाल पोथी गिन रहे थे, और ये बाल पोथी में नहीं होता, देवनागरी हिंदी लिपि का वर्ण है। आज भी हमारी बाल पोथी यहाँ खत्म हो रही है, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ। और जैसे ही बालक क्षेत्रज्ञ बोलता है, एकदम प्रसन्नचित मुद्रा में नजर आता है, होमवर्क खत्म। मम्मी खेलने देगी और कार्टून भी देखने देगी, और मम्मी कहती है बेटा थोड़ी देर रुक जा, पापा आ जाएंगे, उनको ही देख लेना। देवनागरी हिंदी लिपि का वर्ण है, बाल पोथी में नहीं है। आज भी बाल पोथी यहाँ खत्म हो रही है। तो संयुक्त वर्ण कितने? 4। संयुक्त वर्ण कितने? 4। यहाँ हमने 3 इसलिए लिखा क्योंकि बाल पोथी गिन रहे थे, पहले पहले बाल पोथी गिन रहे थे, अब देवनागरी गिन रहे हैं। ठीक है, अब बाजार में कई गाइड हमने ऐसी भी पढ़ी जो कहती हैं कि सर ये भी संयुक्त वर्ण है, कई में लिखा हुआ भी है कि ये भी संयुक्त वर्ण है। अब मैं कहता हूं यदि ये संयुक्त वर्ण है तो ये भी संयुक्त वर्ण है। मैं कहता हूं यदि ये संयुक्त वर्ण है, ये भी संयुक्त वर्ण है, ये संयुक्त वर्ण है, ये भी संयुक्त वर्ण है, फिर संयुक्त वर्णों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। इसलिए संयुक्त वर्ण कितने माने गए? 4। कितने माने गए? 4। ठीक है, इनके लिए कोई स्थान नहीं है। कितने हो गए? 50। कितने हो गए? कितने बचे? 2। और वे दो होते हैं डे और ढे। इन्हें हम बोलते हैं उत्क्षिप्त वर्ण। उत्क्षिप्त वर्ण। वही प्रश्न फिर आया कि सब ये दोनों भी तो इनके अंतर्गत आ गए, टे वर्ग में, टेठे डेढ़े, फिर इनको दोबारा क्यों गिन रहे हैं? नहीं आते हैं। इनके साथ जो लिखे जाते हैं टे वर्ग में, उनके नीचे बिंदी नहीं आती, इनके नीचे बिंदी आती है, दोनों में अंतर है। जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो कहीं कहीं तो इनके नीचे बिंदी नजर आती है और कहीं कहीं इनके नीचे बिंदी नजर, हम क्या सोचते हैं प्रेस वाले की गलती हो गई, कहीं तो बिंदी और कहीं बिंदी, कोई गलती नहीं हुई। इनके लिखने के नियम होते हैं, एक निश्चित नियम, उसी के तहत बिंदी आती है, नहीं तो नहीं आती है। क्या लिखने के नियम है? मौखिक रूप से तो मैं अभी चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, लिखने का काम बाद में करेंगे। हमारे सिलेबस में एक बिंदु होता है शब्द शुद्धि,
और कम से कम 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे शब्द शुद्धि के ही। 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो सीधा सा लिखता है कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है, दूसरा लिखता है उच्चारित ध्वनि के आधार पर लिखा जाता है, यानी जैसे हम शब्द का उच्चारण करते हैं उसके अनुसार शब्द कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये तो पुराने तरीके हैं। अब मैं हिंदी की बात करूं तो लगभग 35% प्रश्न नकारात्मक पूछे जाते हैं। पिछले पेपर हुए थे 3, 13, 14, 15 सितंबर को 2000, याद है ना धुंधला सा? 3 पेपर हुए थे, 300 प्रश्न थे। अब आप 300 प्रश्न ध्यान से देखना, लगभग 100 प्रश्न उसमें नकारात्मक हैं, जिनमें लिखा हुआ है नहीं है, अशुद्ध है, गलत है, असंगत है। मतलब अब वह क्या मानता है, कंपटीशन बढ़ गया। अब वह क्या मानता है, देख सही तो तू पढ़ कर आया है, गलत कौन सा वह बता। पहले तो सही, अब गलत। पहली बार पेपर हुआ कभी सीट पर, 10, 20, 50 साल पहले, कभी भी पहली बार। तो हमने भी जब सीट पहली बार काम में ली तब एक अध्यापक हमारे साथ था जिसने हमको एक एक गोला भरवाया था। यहाँ एन लिखा है तो अब एन ढूंढ गए, एन वाला गोला नीला हुआ। यहाँ 4 लिखा है तो 4 कहाँ है, 4। 10th बोर्ड का जब हम फॉर्म भर रहे थे तब अध्यापक हमारे साथ था, उसने एक एक गोला हमसे नीला करवाया था। ठीक है, ठीक उसी प्रकार पहली बार कभी पेपर हुआ, एक बालक ने 200 प्रश्न, चारों की चारों गोले नीले किए, ABCD ABCD ABCD। क्योंकि पहली बार जब कोई काम होता तो अशुद्धियां खूब होती हैं और उस बालक के इतना ही समझ में आया तो उसने सब के सब गोले नीले कर दिए, ABCD ABCD ABCD। 200 के 200 प्रश्न के चारों की चारों गोले नीले उसने किए। उसकी कॉपी चेक होने गई, कंप्यूटर ने सही उत्तर उठाए, 200 की 200 सही। क्योंकि उस समय कंप्यूटर में सही उत्तर फीड किया गया था, जो सही है वो उठा लो, तो उसने सही सही उठा लिए, उसमें गलत के लिए कुछ फीड नहीं किया गया। फिर जब कॉपी सामने आई कि 200 को 200 सही कैसे, तो ये आया, तब सॉफ्टवेयर में ये आया था कि यदि एक से अधिक गोला नीला करते हैं तो गलत माना जाएगा। ये बात चित्र सहित आपको आज भी पेपर में सीट पर मिलती है कि गोला नीला कैसे करना है, बिल्कुल बीच में, आधा बाहर आधा अंदर नहीं, आधा खाली नहीं, चित्र सहित होती है बात कि गोला नीला कैसे करना है। तो अब कंपटीशन बढ़ चुका है, सामने वाला क्या मानता है कि सही तो पढ़ कर आया है, गलत क्या है वह बता। शुद्ध तो पढ़ कर आया है, अशुद्ध क्या है वह बता। तो यही कंपटीशन है। अब याद रखना, सही 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 काम नहीं चलेगा, गलत भी देखना पड़ेगा। हम कहते हैं ना, भाड़ में जाए दुनिया, आप अपने काम पर फोकस रखो और आगे बढ़ते चलो। नहीं, उसको भी ध्यान रखना है कि ये टांग पकड़ के तो नहीं खींच रहा है, ये भी याद रखना। अशुद्ध भी पढ़ने होते हैं। तो पहले प्रश्न आता था वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है या उच्चारित ध्वनि के आधार पर लिखा जाता है। अब प्रश्न आता है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द नहीं है, वर्तनी के अनुसार अशुद्ध शब्द नहीं है। उसको शुद्ध पूछना होता है तब भी वो सीधा सीधा नहीं लिखता कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है, वो लिखता है वर्तनी के अनुसार अशुद्ध शब्द नहीं है। अशुद्ध नहीं है मतलब क्या पूछा है, शुद्ध पूछा है, क्या पूछा है, शुद्ध। तो ये अब प्रश्न में लिखा था। हमारी 2 आंखें, एक आंख प्रश्न पढ़ती है, दूसरी ऑप्शन। हम प्रश्न पूरा पढ़ते भी नहीं कि उत्तर पर टूट पड़ते हैं, और एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही गलती का एहसास भी हो जाता है कि गलत कर कर आए। एग्जाम हॉल में ये काम नहीं करता, बाहर निकलते ही सारे टावर पकड़ लेता है। एग्जाम हॉल में काम क्यों नहीं करता, टावर बनता, नेट ही नहीं चल रहा था तो कहां से पकड़े। लेकिन जैसे ही बाहर निकले तुरंत। और ऐसी अशुद्धि सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रश्न में ही होती है कि नहीं है, तो नहीं तक तो हम पहुंचते नहीं। निम्न में उत्क्षिप्त वर्ण नहीं है,
अब उत्क्षिप्त वर्ण बस यहीं तक पढ़ा, नहीं को तो पढ़ा ही नहीं। और पहला ही ऑप्शन गोला नीला किया, प्रसन्नचित मुद्रा में बाहर आए, सही कर आए। बाद में पता लगा जब पड़ोसी से चर्चा की कि नहीं पूछा था। क्योंकि आज भी हमारी स्थिति कैसे, जैसे 10th बोर्ड का पेपर देकर आए, 10th बोर्ड का पेपर देकर आए, सब एक साथ छूटते तो होशियार छात्र जो होते थे, मेरिट वाले जो छात्र होते, वो चर्चा करते थे यार उत्तर क्या आया 0.08, एक कहता है नहीं 0.008, एक कहता है नहीं 0.8, ऐसे बताए। और हम सोचते थे हमारा 1700 कैसे आया, ये क्या चर्चा है, ये आपस में क्या चर्चा करें, हमारा तो 1700 आया था। यही स्थिति होती थी, यही स्थिति आज भी होती है एग्जाम हॉल से जब बाहर निकलते हैं, बाद में पता लगता अरे नहीं पूछा था, हमने तो नहीं पढ़ा ही नहीं, लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ा और वो चर्चा कर रहे थे। तब कहते हैं देख प्रश्न में क्या लिखा हुआ, पहले ये देख। कई छात्र जब रिजल्ट आता है तो फोन आते हैं, सर प्रश्न का उत्तर ये है और आरपीएससी ये मान रही है, आप कहे तो रिट लगा दे। बेटा रिट मत लगा, प्रश्न पढ़ ले बस, प्रश्न ने क्या पूछा है वह पढ़ ले। हम क्या गलती करते हैं कि हमको जो आता है हम वह बताते हैं, जबकि बताना वह होता है जो उसने पूछा है। उसने जो पूछा है वह आता है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। उसके अलावा आप कितनी नॉलेज रखते हैं, कितनी डिग्रियां रखते हैं, कोई मायने नहीं रखती। उसने जो पूछा है वह आता है या नहीं, ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो शब्द शुद्धि हमारे सिलेबस में है। इसके 2 टेस्ट मैं आपके लूंगा। एक टेस्ट ऐसा होगा जिसमें ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे, ठीक है, और एक पेपर जिसमें 100, 200, 300 उदाहरण ऐसे होंगे जिनमें ऑप्शन नहीं होंगे। मैं आपको शब्द लिख कर दूंगा 100, 200, 300, वो शुद्ध भी होंगे और अशुद्ध भी होंगे। ऐसे नहीं वो सब अशुद्ध होंगे जिनको आप शुद्ध लिखेंगे, नहीं, उनमें शुद्ध भी होंगे अशुद्ध भी। आपको लगता है शुद्ध है तो यथावत लिख देना, और आपको लगता है अशुद्ध है तो शुद्ध करके लिख देना। और मैं आपसे कहूं कि साहब ये अशुद्ध है आप शुद्ध करो, तो हम क्या गलती करते हैं, शुद्ध में भी अशुद्धि ढूंढ लेते हैं। ये आदत में होता है कि एक बालक गुरु के पास रहता था आश्रम में और चित्रकारी सीख रहा था, चित्रकारी वह सीख रहा था, ठीक है। तो उसको सीखते सीखते लगभग साल भर हुए और उसे लगा अब मैं अपने सांसारिक जीवन शुरू कर सकता हूँ, इससे मैं कमा कर खा सकता हूँ। वह गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव मुझे लगता है मेरी शिक्षा पूरी हुई। गुरुदेव ने कहा ठीक है आप एक अच्छा सा चित्र बनाओ। और उन्होंने इतना बड़ा एक सरस्वती का चित्र बनाया है, बहुत अच्छा सा, पेंट वेंट कलर वलर रंग जो जो झांझे जैसे भरने थे उसने, बहुत सुंदर सा चित्र गुरुदेव के पास लेकर गया। गुरुदेव ने कहा बेटा तुम मेरा शिष्य है, मुझे इसमें कोई कमी नजर नहीं आएगी, चौराहे पर जाओ लटका दो, पब्लिक बताएगी, ठीक है। तो वह गया चौराहे पर लटकाया, नीचे एक पंक्ति लिखी, जहां कहीं भी कमी हो निशान लगाएं, जहां कहीं भी कमी हो निशान लगाएं। अब सबने चित्र देखा कितना सुंदर चित्र है यार, लेकिन पंक्ति पढ़ी, हाँ यार एक कान छोटा है। फिर सबने देखा कितना बढ़िया पंक्ति पढ़ी, अरे वीणा का एक तार कम है। महिलाएं भी पहुंच गई, देखा कितना बढ़िया है पंक्ति, अरे यार साड़ी का रंग। शाम को आकर देखा सरस्वती जी गायब और गोले ही गोले बने हुए थे उसमें। बालक रोने लग गया, आंखों से आंसू आ गए, तस्वीर उठाई, दोबारा गया, गुरुदेव ये स्थिति है। गुरुदेव ने पंक्ति पढ़ी और समझ गए कि बेटा दोबारा यही चित्र बना। उसने 10-5 दिन में दोबारा से वही चित्र बनाया, पेंट वेंट किया खूब अच्छे से। गुरुदेव ने कहा अब इस पर लिख, जहां कहीं भी अशुद्धि या जहां कहीं भी कमी हो कृपया सुधार दें, और उसी चौराहे पर टांग देना, कलर पेंट वगैरह सब रख देना वहीं। कोई कमी नजर नहीं आई किसी को। अरे कितना बढ़िया, नाक कान सब बराबर हैं, वीणा के तार भी, साड़ी का कलर भी, क्या मजेदार फोटो है। क्योंकि अब हम कमी निकाले तो हमको करना पड़े, तो वही स्थिति यहाँ है। जो मैं आपको उदाहरण दूंगा वे सही भी होंगे और गलत भी होंगे, नहीं तो आप सही में भी गलती निकाल जाओगे। तो आपको लगता है वह सही है तो यथावत लिख देना, आपको लगता है वह अशुद्ध है गलत है तो उसको सही करके लिख देना, ठीक है, उसको सही करके आप लिख देना। दोनों स्थितियां आपके साथ रहेंगी, ठीक है। आओ बोर्ड पर, तो कहाँ इनके नीचे बिंदी आती है, कहाँ इनके नीचे बिंदी नहीं आती, मौखिक रूप से अभी हम
चर्चा कर रहे हैं, बाद में लिखेंगे। पहला नियम हमसे कहता है, ध्यान देना, यदि शब्द की शुरुआत इन से होती है, डे और डे से होती है, किसी भी शब्द की शुरुआत डे और डे से होती है तो लिखते समय इनके नीचे बिंदी नहीं आती है। पहला नियम है, यदि शब्द की शुरुआत इन से होती है तो लिखते समय इनके नीचे बिंदी नहीं आती। बहुत सामान्य सी बात बताइए, और समझने वाला कुछ इसमें था ही नहीं कि हम कुछ समझे। बहुत सामान्य सी बात, क्या शब्द की शुरुआत डे और डे से हो गई तो इनके नीचे बिंदी नहीं आएगी। आपने कभी डमरू बजाया था? नहीं साहब, हमने तो ढोलक बजाई थी। कई छात्र ऐसे हैं जिनको भूख ज्यादा लगती है, उनकी नजर हमेशा डलिया पर रहती है, लेकिन साहब मम्मी भी कम नहीं है, हमेशा ढक्कन बंद कर कर रखती है। हमने डाली डाली पर नजर डाली, रोटियां नहीं मिली। और देखो, शब्द की शुरुआत डे और डे से हो रही है, बिंदी नहीं है, मतलब ये उत्क्षिप्त वर्ण नहीं है। उत्क्षिप्त वही होते हैं जिनके नीचे बिंदी होती है। बिंदी है तो उत्क्षिप्त है, बिंदी नहीं है तो उत्क्षिप्त भी नहीं है। पहला नियम हमसे कहता है, यदि शब्द की शुरुआत इनसे डे और डे से हुई तो लिखते समय इनके नीचे बिंदी नहीं आएगी। ठीक है, इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि कभी भी किसी भी शब्द की शुरुआत उत्क्षिप्त वर्ण से नहीं होती है। उत्क्षिप्त वर्ण ही है जिनके नीचे बिंदी है। नियम कहता है शुरुआत हुई तो बिंदी नहीं आएगी, शुरुआत हुई तो बिंदी नहीं आएगी, मतलब है उत्क्षिप्त नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं किसी भी शब्द की शुरुआत कभी भी उत्क्षिप्त वर्ण से नहीं होती है। और ऑब्जेक्टिव पेपर जहां होता है वहां प्रश्न भी पूछा जाता है कि किस वर्ण से शब्द की शुरुआत नहीं होती है, उत्क्षिप्त वर्ण से। ठीक है, तो पहला नियम हमसे कहता है, यदि शब्द की शुरुआत डे और डे से होती है तो लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है, मतलब किसी भी शब्द की शुरुआत कभी भी उत्क्षिप्त वर्ण से नहीं होती है। ठीक, दूसरा नियम हमसे कहता है, यदि शब्द के अंतर्गत इन से पहले, डे और ढे से पहले कोई भी आधा वर्ण आता है तो भी इनके नीचे बिंदी नहीं आती। पूरे शब्द के अंतर्गत इनसे पहले, डे और डे से पहले कोई भी आधा वर्ण आता है तो भी इनके नीचे बिंदी नहीं आती। मैं नहीं कह रहा हूं, पंडित जी ने कहा है, आप भी जाकर पूछ सकते हैं। बस अड्डे पर बैठा हुआ है, आपकी पहचान के लिए बता देता हूं, बुढ़ा है, खंड खंड कर कर आपको बताएगा, बिंदी नजर नहीं आएगी। इससे पहले आधा वर्ण, इससे पहले आधा, इससे पहले आधा, इससे पहले आधा, इसलिए इनके नीचे बिंदी, मतलब ये भी उत्क्षिप्त वर्ण नहीं है, ये भी उत्क्षिप्त वर्ण। दोनों ने मैं एक साथ बोल रहा हूं। यदि शब्द की शुरुआत इनसे होती है या इनसे पहले आधा वर्ण आता है तो इनके नीचे बिंदी, शब्द की शुरुआत इनसे होती है या इनसे पहले आधा वर्ण आता है तो इनके नीचे बिंदी नहीं आती है। इन दो नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदी आती है। ये दो नियम बच जाने चाहिए, मतलब शब्द की शुरुआत नहीं होनी चाहिए और इनसे पहले आधा वर्ण। ये एक महिला अधिकारी व्यस्त चल रही है खूब देर से। हाँ बेटा, जब यहाँ बैठे हो, गांव छोड़ दिया तो पढ़ लो, नहीं तो बैग उठाओ और निकल जाओ, है ना। अब सभी पढ़ गए तो फिर गड़बड़ भी तो है ना थोड़ा सा। यहाँ सब पढ़ रहे हैं, सबका सिलेक्शन थोड़ा अटपटा हो जाएगा ना ज़्यादा ही, फिर क्यों पढ़ रहे हैं? तो नहीं पढ़ना चाहिए ना जबरदस्ती। देखो, ये की बात आप जानते हैं, थानदार बनना बहुत आसान है, कोई भी बन जाता है, जरूरत से ज्यादा आसान है। लेकिन गड़बड़ी कहाँ है कि सभी बनना चाहते हैं। गड़बड़ी तो यही कि सभी बनना चाहते हैं। ठीक है, अब जब हम आ ही गए, गांव छोड़ ही दिया, पढ़ लें। न तो क्या कहेंगे घर वालों से? घर वाले कहेंगे बेटा हमने मेहनत की, मजदूरी की, चाहे कर्जा लिया, तुम्हें जयपुर तक भेजा और तुम ये सिद्ध नहीं कर सकते थे, हम तुम्हारे ही मैसेज पढ़ते थे, तुम हमें भेजते थे बार बार। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो जब आ ही गए तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो घर निकल ही जाओ। क्या मतलब बड़ा जरूरत क्यों खर्च करें काम का? ठीक है, और भी बहुत काम होते हैं गाँव में, होते हैं ना घर पे, तो उनको कर लें। तो कुछ तो करें, खाली तो क्यों रहे? मोबाइल तो गाँव में भी चल जाता है, नहीं चलता क्या?
मोदी जी ने यही तो अच्छे दिन दिए, घर घर जियो पहुंचा दिया, मम्मी जियो, पापा जियो, भाई जियो, बहन जियो, सब जियो, मरो कोई नहीं, सब जियो। ठीक है, ध्यान देना। तो इसलिए जब आ गए तो पढ़ो। ये बात समझ में तब आती है जब संतान पढ़ रही होती है और लाखों में फीस हम भी जमा करा रहे होते हैं, तब समझ में आ जाती है। तो इसलिए मैं एक ही बात कर, नहीं पढ़ना तो चुपचाप निकल जाया करो, जबरदस्ती थोड़ी है। पढ़ना है, जब गांव छोड़ दिया एक के हाँ साहब अब तो बन के ही लौटेंगे, तो फिर थोड़ा सा है ना, यहीं रुके रहो, दोनों हाथ मेज पर आ जाएं, सामने बोर्ड पर नजर रहे। मैं जो गाइड में नहीं मिलेंगे, ये जो मैं बता रहा हूँ पुस्तक में नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ एग्जाम हॉल में मिलेंगे। और कभी कभी एग्जाम हॉल में वह भी पूछा जाता है जिसे हम भी नहीं लिखाते, लेकिन क्लास में चर्चा हो चुकी होती है। और यदि आप शरीर के साथ दिमाग से भी यहीं रहते हैं तो वह प्रश्न उनके सही हो जाते हैं, और शरीर तो यहीं रखा है। बाकी के सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं क्या साहब, लास्ट में जब आरती होगी तो चढ़ावा भी चढ़ाना है ना, और यहाँ पहले ही ले लेते हैं, याद रखना। इसलिए बोर्ड पर टिके रहो। इन दो नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदी आती है, तो नियम बचने चाहिए। शब्द की शुरुआत इनसे नहीं होनी चाहिए, इनसे पहले आधा वर्ण नहीं आना चाहिए। शब्द की शुरुआत इनसे नहीं होनी चाहिए और इनसे पहले आधा वर्ण नहीं, फिर इनके नीचे बिंदी आएगी। यदि आप पढ़ाई करेंगे तो बिंदी आएगी, लड़ाई करेंगे तो साथ नहीं छोड़ेगी, सड़क पर घूमेंगे तो पड़ी मिलेगी, सड़क पर घूमेंगे तो घर वाले पकड़ेंगे। सब कैसे घूमता है कि पकड़ेंगे तो जब जब वो हमें ढूंढ पाएंगे, हम हैं कहाँ। सबके नीचे बिंदी है, सबके नीचे बिंदी है। क्यों? ना तो शब्द की शुरुआत इनसे हुई, ना इनसे पहले आधा बना है। किसने? आपने पढ़ा है? हाँ तो अभी अभी पहले मैं बता दूं, बैठ, फिर क्या पता जगह ही नहीं बचे, है ना। अभी मैंने खत्म ही कहाँ किया है ना। अभी तो मैं बताऊं, उसके बाद जो बचेगा फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा, आपकी भी सुनूंगा, आपको भी पर्याप्त मौका दूंगा। ठीक है, एक बार मेरी बात खत्म हो जाए, उसके बाद जो आपकी समस्या होंगी उन सब की चर्चा मैं करूंगा एक एक करके। ठीक है, अभी तो बोर्ड पर जाऊं। मैंने कहा है दो नियम बचने चाहिए, शब्द की शुरुआत नहीं होनी चाहिए, इनसे पहले आधा वर्ण नहीं आना चाहिए, फिर इनके नीचे बिंदी आएगी। अब देखो, ना तो शब्द की शुरुआत इनसे हो रही है, ना इनसे पहले कोई आधा वर्ण आया। शब्द की शुरुआत इससे, इसके नीचे बिंदी नहीं है, इसके नीचे बिंदी है। ठीक है, मतलब ये उत्क्षिप्त वर्ण है, ये उत्क्षिप्त वर्ण है। और यहां से शब्द शुद्धि के प्रश्न आते हैं, और प्रश्न आता है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है, और वह इनके नीचे भी बिंदी लगा देता है। फिर प्रश्न पूछता है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है, और हम कहते हैं प्रश्न गलत, ऑप्शन गलत, बोनस अंक मिलना चाहिए, क्योंकि हमको चारों की शकल एक जैसी नजर आ रही है, चारों की शकल एक जैसी नजर आ रही है। और यदि हमें नियम याद हैं तो आसानी से उत्तर पर होते हैं। और सब इंस्पेक्टर 2011 में ये प्रश्न भी था, और प्रश्न क्या था, किस शब्द में उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग हुआ है। अब उत्क्षिप्त वर्ण कौन से हैं? डे और डे, जिनके नीचे बिंदी है तो उत्क्षिप्त है, बिंदी नहीं है तो उत्क्षिप्त भी नहीं है। अब शब्द शुद्धि में ये प्रश्न हमारे सामने आ जाया करते हैं, और हो जाती है गड़बड़। दो नियम मैंने आपको बताए, शब्द की शुरुआत इनसे होती है, इनसे पहले आधा वर्ण आता है, तो इनके नीचे बिंदी। बाकी के इन दो नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदी आती है। ठीक, ये दो नियम हमारे काम के होते हैं। लेकिन हम पढ़ते हैं गाइड, अब गाइड में और भी नियम हमारे सामने आ जाते हैं। गाइड में एक नियम हमने पढ़ा था कि अंग्रेजी के शब्दों में इनके नीचे बिंदी नहीं आती है, अंग्रेजी के शब्दों में इनके नीचे बिंदी
अब आप मेरे को एक बात बताओ कि अंग्रेजी के शब्द को हिंदी में क्यों लिखेंगे? अंग्रेजी का शब्द अंग्रेजी में लिखा जाएगा, हिंदी का शब्द हिंदी में लिखा जाएगा। मैंने अंग्रेजी में एक शब्द लिखा, हिंदी में लिखेंगे तो सड़क, अंग्रेजी में ये लिखा जाएगा, हिंदी में ये लिखा जाएगा। अब गाइड क्या कहती है, यदि आप इसे ऐसे लिखोगे तो इसके नीचे बिंदी नहीं आएगा। अब ध्यान दो, इस शब्द को ऐसे क्यों लिखेंगे? ये इस शब्द को ऐसे लिखा क्यों गया? सिर्फ इसलिए कि अंग्रेजी के शब्दों को कैसे उच्चारित किया जाता है, उसके लिए हमने इन शब्दों का सहारा लिया, गाइड ने नियम बना दिया। हम अंग्रेजी सीख रहे थे छठी क्लास में जाकर, 6 क्लास में। हमारे समय में 6 क्लास से इंग्लिश शुरू होती थी, ABCD भी हमने छठी क्लास में जाकर सीखी थी। आज का बालक हिंदी से पहले अंग्रेजी के शब्द सीखता है, यहाँ से शुरू होता है नीचे तक। आप कहते हैं आई, पकड़ता है। आप कहते हैं नोज, पकड़ता है। आप कहते हैं ईयर, पकड़ता है। आप कहते हैं कान, नहीं मिलता, क्योंकि कान किसी ने अभी बताया ही नहीं, बड़ा हो जाएगा जब सीखेगा। ठीक है, तो हम छठी क्लास में अंग्रेजी सीख रहे थे। हम क्या करते थे, एक तरफ लिखते थे शब्द, एक तरफ लिखते थे उच्चारण, और एक तरफ लिखते थे अर्थ। तो शब्द, उच्चारण, अर्थ, शब्द, उच्चारण, अर्थ, यानी अंग्रेजी के शब्द को कैसे उच्चारित किया जाता है, उसके लिए हमने इन शब्दों का सहारा लिया, गाइड ने नियम बना दिया। मेरे एक मित्र है, मेरे सामने ये शब्द लिखता है और पूछता है बताओ क्या लिखा है। मैं कहता हूं नहीं पता, एक मुझे अंग्रेजी आती नहीं। फिर वो लिखता है ये, अब बता क्या लिखा है। मैं कहता हूं रोड, तो वो कहता है ये भी रोड है। तो अंग्रेजी के शब्द को कैसे उच्चारित किया, उसके लिए हमने इन शब्दों का सहारा लिया और गाइड ने नियम बना दिया। ऑब्जेक्टिव पेपर में ये कहीं काम नहीं आता। ये पेपर, ये नियम तब काम आता है जब हमारा पेपर लिखित होता है। जैसे RS मेंस हम लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, पल्लवन लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, तब ये नियम काम आ सकता है। क्योंकि निबंध लिखते समय कभी कभी ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है कि दिमाग में अंग्रेजी का ही शब्द है, उसे हिंदी में क्या कहते हैं नहीं पता। खूब शब्द ऐसे ना जिनकी हम हिंदी नहीं जानते, और जानते हैं तो कभी काम में ही नहीं लेते। छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता दूं, ड्यूटी, ड्यूटी हिंदी क्या है? कर्तव्य। पिताजी कहाँ गए हैं? ड्यूटी पर। कभी कर्तव्य पर गए? किसी ने मुझसे पूछा पिताजी कहाँ गए हैं, मैं कहता हूँ कर्तव्य पर गए हुए हैं, तो सामने वाला कहता है ज्यादा अंग्रेजी मत बोल। जब मैंने हिंदी शब्द का प्रयोग किया तो सामने वाले को क्या लगा, अंग्रेजी बोली। ठीक है, तो बहुत शब्द ऐसे हैं जिनकी हम हिंदी नहीं जानते, जानते हैं तो काम में नहीं लेते। अब हम निबंध लिख रहे हैं और हमारे दिमाग में अंग्रेजी का शब्द है और धारा प्रवाह में हम लिख भी गए, और उस समय यदि हमने इसके नीचे बिंदी लगाई तो गलत हो जाएगा। तो अंग्रेजी के शब्दों में इनके नीचे बिंदी नहीं आती है, ऑब्जेक्टिव पेपर में कहीं काम नहीं आता। ठीक, इसके अलावा गाइड में एक नियम और लिखा होता है, और क्या लिखा हुआ है, यदि किसी पद में उपसर्ग जुड़ा हुआ है, किसी भी पद में उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो भी इनके नीचे बिंदी नहीं आती, तो भी इनके नीचे बिंदी नहीं आती। ठीक है, और ऐसा कोई नियम ही नहीं होता है। वास्तविकता क्या है अब मैं आपको बता दूं। हिंदी में नियम हमेशा मूल शब्द में लगते हैं। मूल बोलते हैं रूढ़ को, रूढ़ बोलते हैं जड़ को, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। यानी वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से मिलकर नहीं बने होते हैं और एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, मूल शब्द कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और हिंदी में नियम मूल शब्द में ही लगते हैं, और एक बार नियम लगा
फिर आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, कोई संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, आओ बोर्ड पर। मैंने बोर्ड पर एक शब्द लिखा, अब बताओ इसके नीचे बिंदी आएगी? नहीं आएगी। शब्द की शुरुआत डे और डे से हुई है, नियम नंबर 1 काम कर रहा है। इस शब्द की शुरुआत डे और डे से, तो इसलिए इनके नीचे बिंदी नहीं आएगी। अब इसमें नियम नंबर 1 लग चुका है। अब इसके आगे पीछे आप कुछ भी जोड़ो, बिंदी नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी। अब इसमें हमने एक उपसर्ग जोड़ दिया, तो भी इसके नीचे बिंदी नहीं आएगी, क्योंकि नियम लगाया जा चुका है। हमने एक प्रत्यय जोड़ दिया, तो भी बिंदी नहीं आएगी, क्योंकि नियम लगाया जा चुका है। और यहां से एक प्रश्न पूछा गया था, पटवार मेंस 2016 और सब इंस्पेक्टर 2021 में। 5 साल बाद प्रश्न दोबारा से लौट कर आया। 5 साल पहले जो पटवारी था, 5 साल बाद सब इंस्पेक्टर हो गया। और प्रश्न क्या था, ध्यान देना। सट प्लस आनंद का संधि युक्त पद, सट प्लस आनंद का संधि युक्त पद कितने कहते हैं? ए सही है, हाथ खड़ा करेंगे। 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38 कितने कहते हैं? बी सही है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32, 33, 34, 34। और कुछ थाना अधिकारी ऐसे हैं जो समय रहते पोलियो की खुराक नहीं पी पाए थे, जिसकी वजह से हाथ ने काम नहीं किया। यदि हमारे माता पिता जागरूक होते, हमें पोलियो की खुराक पिलाते, तो हमारा भी हाथ काम करता। देखो, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, चाहे सही में या गलत में। जब तक आप एग्जाम हॉल में नहीं पहुंचेंगे, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे भजन लाल जी से कितने भी घनिष्ठ संबंध हैं। आपको एग्जाम हॉल पहुंचना ही पड़ेगा, चाहे पेपर खाली छोड़ कर आ जाओ। भजन लाल जी को फुर्सत मिलेगी, आपके गोले नीले कर देगा। आप सोचें आपकी जगह एग्जाम देने ही भजन लाल जी जाएं, तो आपसे भी कम अंक आएंगे, ये आपको पता है ना। इसलिए उपस्थिति अनिवार्य है, चाहे सही में या गलत में। ठीक है, तो कितने अधिकारी जो कहते हैं ए सही है, अब हाथ खड़ा करेंगे। अब हाथों की संख्या 100 पार हो गई है। कितने कहते हैं बी सही है? हाथों की संख्या अभी 100 पार नहीं हुई है, लेकिन भारत पोलियो मुक्त भी नहीं हुआ। कुछ हाथ अभी भी वहीं रखे हुए हैं, और कुछ बेईमान जिन्होंने 2 बार हाथ खड़ा कर दिए। अभी समझाया मैंने, 2 गोले नीले नहीं कर सकते। ठीक है, देखो, कोई पेपर ऐसा है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नकारात्मक अंकन नहीं है, तब हम प्रश्न को छोड़ कर आ रहे हैं, तो बताओ हमसे बड़ा मूर्ख कोई है क्या? कोई नहीं है क्या? कोई नहीं है। ठीक है, मेरे द्वारा जो यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और हम फिर भी प्रश्न छोड़ रहे हैं, तो गड़बड़ है। हम ब्रह्मा की संतान नहीं है कि सब कुछ सही होगा, गलत ही तो होगा। अरे उस गलत को सही करने के लिए हम यहाँ आए हैं। मैं एक ही बात मानता हूं, वहां गलत होने से बढ़िया यहाँ गलत हो जाए। यहाँ गलत होता है तो सुधारने की संभावना है, वहां गलत हुआ तो पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए उपस्थित रहा करो, चाहे सही में और गलत में। और उत्तर होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि नियम हमेशा मूल शब्द में लगता है।
मूल बोलते हैं रूढ़ को, रूढ़ बोलते हैं जड़ को, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। तो ये तो दो के योग से मिलकर बना है, और जब दो के योग से मिलकर बना है तो मूल नहीं है, मूल नहीं है तो नियम नहीं है, नियम नहीं है तो बिंदी नहीं है। ठीक है, अभी मैंने बताया नियम कहाँ लगता है, मूल शब्द में। नियम कहाँ लगता है, मूल शब्द में। मूल शब्द में कोई मिलावट नहीं होती है, और ये इन दो के योग से मिलकर बना है, और जब दो के योग से मिलकर बना है तो मूल नहीं है, मूल नहीं है तो नियम नहीं है, नियम नहीं है तो बिंदी नहीं है। पूछा जा चुका है, पिछले ही पेपर में पूछा है। अब बताओ, जबकि पहले भी पूछा गया। एक बात याद रखना, जब तक आप इतिहास नहीं जानोगे भविष्य नहीं बना पाओगे। पिछले 2-3 पेपर 2011 से तो जो ऑब्जेक्टिव हुए वे तो कम से कम आपके पास होने चाहिए, आपके दिमाग में होने चाहिए कि 2011 से 2021 तक कितना पेपर घूम गया, और 2024 में कितना घूम जाएगा, 2024 में कितना घूम जाएगा, ये सब हमारे पास पहले से होना चाहिए। यानी पिछले पेपरों की जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी, याद रखना। ठीक है, ये 52 वर्ण थे। अब किसी के मन में वह पूछेगा कि साहब हमारे मन में ये शंका थी, हमने ऐसा पढ़ा था, ऐसा भी तो होता है। कोई भी अधिकारी गण क्या लिखें, किसमें बिंदी, हाँ हाँ, किसमें, इसमें ये हो रहा है कि ये मूल शब्द नहीं है। मैंने कहा नियम कहाँ लगता है, मूल शब्द में, और मूल में कोई मिलावट नहीं होती, तो ये तो दो से मिलकर बना, इसलिए क्या, अब कोई शब्द ही नहीं होता तो क्यों होता, सठ शब्द होता है। हाँ कौन था, और इधर एक मायक लाओ, हाथ खड़ा रख, देख जब भी मायक आएगा तेरे पास। अब पहले हाथ खड़ा रख, मायक तभी आएगा। हाँ, ये नुक्ता वर्ण कौन से होते हैं सर, बस इतना। अरबी और फारसी शब्दों में नुक्ता लगता है। ठीक है, हिंदी में इनके लिए कोई स्थान नहीं है। जब हम शब्द पढ़ेंगे और शब्दों का वर्गीकरण जब हम करेंगे, तब विदेशी शब्द हम पढ़ेंगे, तब मैं इसकी चर्चा करूंगा। ठीक सर है, ये उच्छेद शब्द वर्ण है ना, इनका कोई और नाम थोड़ी है। क्या इनका उच्छेद वर्ण का है, एक और नाम, क्या नाम है सर? ताड़न जात, अच्छा ताड़न जा, इसलिए मेरे को नहीं आ रहा था पहले। उच्छेद शब्द, इसलिए तेरे को नहीं आ रहा था। उच्छेद शब्द सुना नहीं था मैंने, ताड़न जात पढ़े थे तो इसलिए मैं चक्कर में। एक पुस्तक ढूंढ के लाना जिसमें हेडिंग ताड़न जाट दे रखा हो, सिंगल नहीं, पुस्तक। मैंने ऐसे शुरू में हिंदी पढ़ने की कोशिश की, तब मैं सर ने क्या कह पढ़ाया। रहा हूँ, जो भी एक पुस्तक तूने अब तक की, कोई भी गाइड है, चाहे तू रातों रात छपा के ले आना, नहीं मैं तो जिसमें हेडिंग ताड़न जात दे रखी हो। नहीं मैं तो क्लास ली थी यूट्यूब से, इसलिए हैं? क्लास ली थी यूट्यूब अभी से तो कहा इसमें। मैंने उत्क्षिप्त सुना ही नहीं कभी, मैंने ताड़न नहीं, जात पढ़ा ना। ताड़न जात बताया था उन्होंने, क्लास ली थी उसमें, ऐसे लिखवाया था, मतलब मैं नोट्स बना रहा था उसमें, उन्होंने ताड़न जात शब्द। यूट्यूब पे ही हूँ ना। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं कहूंगा यूट्यूब पे भी उन्होंने शुरुआत उत्क्षिप्त से ही की, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ऐसी फेंका करो जो आ जाए लपेट में, ऐसा नहीं कुछ भी। बाजार में जितनी भी पुस्तक गाइड मैंने भी पढ़ी होंगी, और खूब यूट्यूब में भी दुनिया के देखता हूँ, मैं भी पत पत के क्या कौन क्या चल रहा है ना, ऐसे नहीं। और कोई, हाँ कुछ पूछ रहे थे, इधर कोई था। वो अरबी और फारसी शब्द होते हैं ना, अरबी और फारसी होते हैं, उनको बाद में बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा। हाँ बोल दे तू, तो मेरे पास ये बोल सकता है शब्द के क्या, तब बिंदी नहीं लगती, ऐसे किसने कहा,
हैं? कोर्स में देखा था, नोट्स में देखा था? अरे नोट्स तो अब मैं नोट्स बनवाऊंगा, आप लिखेंगे, मैं उनकी फोटोकॉपी करा दूंगा तो गसुद्दी वालक ने कर दी, तो वह नोट्स है ना, ऐसी स्थिति होती है। ठीक है, और इनको लिखने का काम करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, आज इतनी। हाँ, संधि कौन सी है ये संधि में बताऊंगा, अभी रुको थोड़ा सा। पीछे से निकल मूल जाना शब्द भाई, ऐसे आधे लोग। होते हैं जिनमें कोई मिलावट नहीं होती, जो अन्य शब्दों के योग से मिलकर नहीं बने,